बच्चों, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्षों की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपको संविधान के अनुच्छेद 17 व अनुच्छेद 15 के बारे में बताती हूँ। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 15 में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकारों का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। बच्चों, दलित शब्द का मतलब क्या होता है? दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला। दलित समूह ने ये शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना है। बच्चों, यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। बच्चों, इसी तरह से हमारा दूसरा हाशियाई समूह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इसी तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका उद्देश्य ये है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही वे नष्ट हो। तो बच्चों, हाशियाई तबकों के लिए कौन कौन से कानून बने, अब इनके बारे में जानकारी देती हूँ। सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्यवाही नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियाँ या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके। बच्चों, सामाजिक न्याय के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। सामाजिक न्याय को कैसे प्रोत्साहन दिया गया? संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए, कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें। कुछ ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। बच्चों, आपने आरक्षण के बारे में तो सुना होगा। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून व नीति है। ये महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ ये है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक
पढ़ने, लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है। वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है बच्चों? देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों या दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। बच्चों, कॉलेजों, खासतौर पे मेडिकल कॉलेजों जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब ये है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। बच्चों, आपने कुछ योजनाओं के बारे में तो अपने विद्यालय में सुना ही होगा, जैसे विद्यार्थियों के लिए वजीफे की व्यवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में स्कॉलरशिप भी कहते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इन सभी के लिए विद्यालय में वजीफे आते हैं। और बच्चों, आपने सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं हैं। अगर आप देखो तो उनकी जो फीस है लड़कियों की, वे लड़कों के मुकाबले कम है। वहीं बच्चों, पंजाब और केरला ऐसे दो राज्य हैं जिन्होंने लड़कियों के लिए मुख्यतः PhD डिग्री तक शिक्षा मुफ्त कर दी है। तो बच्चों, ये सब योजनाएं हमारी सरकार इन्हीं हाशियाई समूहों के लिए शुरू करती है। आओ बच्चों, हम आगे बढ़े। बच्चों, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के बारे में जानें। हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को जानें हम, और अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, साथ में ये भी जानें। बच्चों, ये कहानी है जखमालगुर गांव के लोगों की। एक बड़े त्योहार की तैयारी में सभी लोग जुटे हुए थे। यहाँ हर 5 साल में एक स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव के आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठे होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने इस रस्म को निभाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वे इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। ऊंची जातियों के लोगों को ये देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वे खुद को उनके बराबर मानने लगा है। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे स्वर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील ये थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसीलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। बच्चों, ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को ये आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखेगा। बच्चों, फिर एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोंपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोधी के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। तो बच्चों, ये थी रत्नम की कहानी।